नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हांगकांग की स्वायत्तता को लेकर अमेरिका चीन आमने सामने, 14 चीनी अधिकारियों के खिलाफ लगाया प्रतिबंध। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अमेरिकी प्रतिबंधों से बौखलाया ड्रैगन, का बदला लेने से पीछे नहीं हटेगा चीन, यूएस की ही भाषा में देगा जवाब। तो दोस्तों, यहाँ पर चीन और अमेरिका के बीच में जबरदस्त टक्कर है। और इसी बीच तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि थल सेना प्रमुख यूएई सऊदी अरब की यात्रा के लिए हुए रवाना और यहाँ पर होनी है अहम बातचीत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। हांगकांग की स्वायत्तता को लेकर अमेरिका चीन आमने सामने, 14 चीनी अधिकारियों के खिलाफ लगाया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, हांगकांग को लेकर एक बार फिर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। अमेरिका ने सोमवार को प्रतिबंधों का सिलसिला जारी रखते हुए हांगकांग की स्वायत्तता को कम करने के लिए 14 चीनी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने जानकारी साझा की है कि यह प्रतिबंध व्यक्तियों के खिलाफ है। प्रतिबंधित सभी व्यक्ति चीन के नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के सदस्य हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाने के बाद भी चीन के प्रति अपने स्टैंड पर कायम है। अमेरिका में 20 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन पदभार ग्रहण करेंगे, लेकिन ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि हार के बावजूद चीन के प्रति उनके नजरिए में कोई बदलाव नहीं आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे कार्य आज इस बात को रेखांकित करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे सहयोगियों और साझेदारों के साथ काम करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि इसका मकसद यह दर्शाना है कि अमेरिकी प्रशासन हांगकांग की स्वायत्तता के लिए बीजिंग को जवाबदेह ठहराता रहेगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका फिर से बीजिंग से अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करने और कई देशों की आवाज उठाने की अपील करता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के बाद एक बार फिर अमेरिका और चीन के संबंध काफी तल्ख हो गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में उल्लिखित 80 चीनी कंपनियों को सूचीबद्ध किया है। मंत्रालय का कहना है कि अनजाने में इन चीनी कंपनियों में अमेरिकी नागरिक धड़ल्ले से निवेश कर रहे हैं। सूची में शामिल कई कंपनियां चीन की सैन्य गतिविधियों में शामिल हैं। यह सूची अमेरिका और चीन के बीच संबंधों के बिगड़ने के बीच आई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी प्रतिबंधों से बौखलाया ड्रैगन, कहा बदला लेने से पीछे नहीं हटेगा चीन, यूएस की ही भाषा में देगा जवाब। जी हां दोस्तों, चीन ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है कि जिस तरह से उसने चीन के 14 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक वैसे ही कदम वो भी उठाएगा और अमेरिका को जवाब देगा। चीन विदेश मंत्रालय की तरफ से अमेरिकी कदमों को गैर जरूरी बताया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुइंग ने कहा है कि चीन अमेरिका को जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। चीन की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो अपने देश की सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है। चीन की तरफ से ये बयान अमेरिका के उस फैसले के बाद आया है जिसके तहत चीन के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका का कहना है कि इन अधिकारियों ने चीन की सरकार के इशारे पर हांगकांग की स्वायत्तता को कमजोर करने की कोशिश की है। इन प्रतिबंधों की घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने की थी। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि चीन के अधिकारियों पर अमेरिकी प्रतिबंध का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले अमेरिका ने चीन के मुस्लिम बहुल सिंजियांग में उइगर मुसलमानों के मानवाधिकार हनन के मामले में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 3 वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया था। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले जब अमेरिका ने अपने यहाँ मौजूद चीन के काउंसलेट के अधिकारी को वापस भेजने का फैसला लिया था, तब भी चीन ने अमेरिका को इसी भाषा में जवाब दिया था। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन में चीन और अमेरिका के संबंधों में जबरदस्त तल्खी देखने को मिली है। शुरुआत से ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की वन चाइना पॉलिसी को आड़े हाथों लिया है। इसके अलावा व्यापार के मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच संबंध काफी खराब हुए हैं। बीते कुछ माह से अमेरिका ने चीन के प्रति बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए न सिर्फ कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, बल्कि दूसरे देशों के साथ चीन को घेरने की भी पूरी कोशिश की है। इससे पहले सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीन के लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगा दिया था। सितंबर में ही अमेरिका ने चीन के कॉटन, हेयर प्रोडक्ट, कंप्यूटर कंपोनेंट और कुछ टेक्सटाइल पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका का आरोप था कि यहाँ पर लोगों से जबरन मजदूरी करवाकर उनका शोषण किया जाता है। इस शोषण का शिकार ज्यादातर उइगर मुसलमान होते हैं। मई में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 1000 चीनी छात्रों और शोधकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाते हुए अमेरिका में भविष्य के लिए उनकी एंट्री बैन कर दी थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। थल सेना प्रमुख यूएई
सऊदी अरब की यात्रा के लिए हुए रवाना, होगी अहम बातचीत। जी हां दोस्तों, थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे आज संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की 6 दिनों की यात्रा पर रवाना हुए। किसी भारतीय थल सेना प्रमुख की खाड़ी क्षेत्र में रणनीतिक रूप से 2 महत्वपूर्ण देशों की अब तक की यह पहली यात्रा है। बता दें कि जनरल नरवणे की इस यात्रा से दोनों देशों के साथ भारत के बढ़ते रणनीतिक संबंध मजबूत होंगे। वहीं इससे रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम खुलने की उम्मीद है। कई अरब देशों के साथ इजरायल के सामान्य हो रहे संबंधों और ईरान के शीर्ष परमाणु हथियार वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या से उपजी स्थिति सहित खाड़ी क्षेत्र में तेजी से घट रही घटनाओं के बीच जनरल नरवणे की यह यात्रा हो रही है। जनरल नरवणे का पहला गंतव्य संयुक्त अरब अमीरात होगा, जहां वह वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग प्रगाढ़ करने पर चर्चा करेंगे। थल सेना ने एक बयान में कहा कि थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की 9 से 14 दिसंबर तक की यात्रा पर रहेंगे। वहीं बयान में कहा गया है कि अपनी यात्रा के दौरान वे इन देशों के अपने समकक्षों और वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। यह यात्रा इस मायने में ऐतिहासिक है कि यह पहला मौका है जब कोई भारतीय थल सेना प्रमुख यूएई और सऊदी अरब की यात्रा कर रहे हैं। थल सेना प्रमुख 13 से 14 दिसंबर तक सऊदी अरब की यात्रा करेंगे। बयान में कहा गया है कि वह सऊदी अरब और भारत के बीच रक्षा सहयोग को सुरक्षा प्रतिष्ठानों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकों के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे तथा रक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलओसी पर सख्त पहरा, 2020 में 230 आतंकी ढेर, बढ़ते दबाव के कारण नई भर्ती मुश्किल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के सफल ऑपरेशनों का एक पहलू यह है कि अब कश्मीर में सक्रिय हर दूसरा आतंकी कमांडर बनने लगा है। दरअसल एलओसी पार जाकर हथियारों की ट्रेनिंग लेने जाना मुश्किल होने तथा अभिभावकों की पुकार पर वापस लौटने वालों का सिलसिला तेज होना भी एक कारण है कि नई भर्ती मुश्किल होती जा रही है। इस साल कश्मीर में अभी तक मारे गए 230 आतंकियों में आधे से अधिक कमांडर रैंक के ही आतंकी थे। यह बात अलग है कि उनमें से चौथाई पर ही इनाम इसलिए घोषित किए गए थे कि क्योंकि सुरक्षा बलों के लिए वे चुनौती साबित हो रहे थे। आतंकवाद के शुरुआती दौर में कश्मीर में आतंकी कमांडरों का मारा जाना बहुत बड़ी सफलता के साथ ही खुशी का कारण माना जाता था, लेकिन अब प्रत्येक दूसरे आतंकी को कमांडर का रैंक दिए जाने के बाद अब यह खुशी सिर्फ इनामी कमांडरों के मारे जाने से ही मिल रही है। इतना जरूर था कि इस साल अभी तक जो 230 आतंकी मारे गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा जून महीने में मारे गए हैं। जून महीने मरने वाले आतंकियों की संख्या 48 थी। इससे पहले सबसे अधिक आतंकी क्रमशः अप्रैल में 29, जनवरी में 22, अक्टूबर में 21 और जुलाई में 20 मारे गए थे। कश्मीर में मौतों के सिलसिलों में सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि इस साल अभी तक कश्मीर में 313 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अब दिसंबर के महीने के 23 दिन बाकी हैं। इस साल मारे गए 313 लोगों में 230 आतंकी, 52 सुरक्षाकर्मी तथा 31 नागरिक भी शामिल हैं। जानकारी के लिए वर्ष 2008 में भी 90 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे और वर्ष 2007 के बाद नागरिकों की मौत का आंकड़ा ढलान पर था। ऐसे में यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कश्मीर में हिंसा तेज हुई है और उसका खामियाजा सुरक्षा बलों के साथ साथ नागरिकों को भी भुगतना पड़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीन को लेकर भारत पर टिकी दुनिया की उम्मीद, 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों को भारत बायोटेक ले जाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार बुधवार को 60 देशों के विदेश मिशनों के प्रमुखों को भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई का दौरा करने जा रही है। ये दोनों कंपनियां कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही हैं। इस मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी। राजनयिकों को वैक्सीन पर काम कर रहे वैज्ञानिकों की ओर से अब तक हुई प्रगति के बारे में बताया जाएगा। भारत बायोटेक उन 3 कंपनियों में शामिल है जिन्होंने सरकार से आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगी है। भारत बायोटेक के अलावा सीरम इंस्टीट्यूट और फाइजर इंडिया ने भी सरकार को आवेदन दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर भारतीय टीका बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का टीका तीसरे चरण के ट्रायल में है, जिसमें 25,000 वॉलंटियर्स शामिल हैं। इसने निष्क्रिय वायरस के प्रयोग से इम्यून रिस्पांस पैदा किया है। विदेश मंत्रालय ने पहले पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट को भी शामिल करने का प्रस्ताव बनाया था, लेकिन बाद में यह विचार छोड़ दिया गया। विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने 190 देशों के कूटनीतिज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को संक्रमण पर काबू पाने के लिए भारत की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी थी। उसी दौरान कोविड-19 संबंधी रिसर्च और वैक्सीन डेवलपमेंट में जुटे संस्थाओं के दौर के प्रबंध का वादा भी किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 3 वैक्सीन कंपनियों की ओर से अप्रूवल आवेदन पर अगले कुछ सप्ताह में फैसला लिया जाएगा। देश में कुछ 6 वैक्सीन कैंडिडेट ट्रायल के दौर में हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत से मौसम युद्ध की फिराक में चाइना, तकनीक के जरिए मौसम को करेगा कंट्रोल। जी हां दोस्तों,
भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव को लगभग 8 महीने होने वाले हैं। इस बीच चीन ने LAC पर लंबा रुकने का फैसला कर लिया है। वो सैनिकों और गोला बारूद की तैनाती बढ़ाकर पहले से ही ऐसे संकेत दे रहा है। अब हद ये है कि चीन तकनीक के जरिए वहां का मौसम तक बदलने की फिराक में है। इसे वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम कहा जा रहा है, जो काफी लंबा चौड़ा इलाका कवर करेगा। चीन ने इस प्रोग्राम का दायरा 50.5 लाख वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना बनाई है। यह भारत के क्षेत्रफल से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा है। चीन की स्टेट काउंसिल के मुताबिक वो तकनीक के जरिए बर्फबारी और बारिश जैसे मौसमी बदलावों पर काबू कर सकेगा। खबर है कि इस तकनीक को बनाने की वो लंबे समय से कोशिश कर रहा था और केवल साल 2012 से 2017 के बीच इस पर करीब 9,889 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। अब ये प्रोग्राम प्रायोगिक स्तर से आगे आ चुका है और चीन को इसमें सफलता भी मिलने लगी थी। विशेषज्ञों को डर है कि खुराफाती चीन इसका इस्तेमाल भी हथियार की तरह करने से बाज नहीं आएगा। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में ठंड में जिस तरह की हड्डियां जमाने वाली ठंड पड़ती है, भारतीय इलाके में वो उसे और बढ़ाकर सैनिकों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा सकता है। ये भी हो सकता है कि वो पहले से ही -40 डिग्री सेल्सियस में रह रहे भारतीय सैनिकों के क्षेत्र में मौसम और भी कठिन बना दें। ऐसे में पूरी तैयारी के बाद भी सैनिकों का मनोबल प्रभावित हो सकता है। बता दें कि लद्दाख में विषम हालातों में किसी का भी टिकना आसान नहीं है। ऐसे में सैनिकों को लंबे समय तक वहां बने रहने के लिए खास तैयारी करनी होती है, जिसमें कपड़ों से लेकर तंबू और कई तरह के उपकरण शामिल हैं। इसके बाद भी ठंड में जान जाने का खतरा हरदम बना रहता है। इन हालातों में चीन का मौसम में भी बदलाव कर पाना एक और मुसीबत बन सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गिलगिट बाल्टिस्तान की झूठी तस्वीर ट्वीट कर बुरे फंसे इमरान खान। जी हां दोस्तों, अपने बयानों और हरकतों को लेकर पाक के PM इमरान खान को कई बार शर्मसार होना पड़ा है। एक बार फिर से इमरान खान अपने एक ट्वीट को लेकर बुरे फंस गए। इसके बाद जब फजीहत हुई तो आनन फानन ट्वीट को डिलीट कर दिया। दरअसल पाक के PM इमरान खान ने रविवार को गिलगिट बाल्टिस्तान की कई सारी खूबसूरत फोटोज ट्वीट की। इनमें से एक तस्वीर कैलिफोर्निया की थी। जब सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें वायरल हुई और इमरान खान को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने आनन फानन में पुराने ट्वीट को डिलीट कर दिया और फिर से कुछ तस्वीरों के साथ ट्वीट किया। जब तक इमरान खान को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक सोशल मीडिया पर उनकी बहुत ज्यादा तिरस्कार हो चुकी थी। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है। ठंड का मौसम आते ही गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र रंग बिरंगे फूल पत्तियों के कारण बहुत खूबसूरत हो जाता है। पाक ने गैर कानूनी ढंग से इस इलाके में अतिक्रमण कर रखा है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान में पाक का गैर कानूनी अतिक्रमण है। अभी बीते दिनों ही पाक ने गिलगिट बाल्टिस्तान में जबरदस्ती चुनाव कराया था, लेकिन विपक्ष ने इमरान सरकार पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और गड़बड़ी के बाद भी ऐसा पहली बार हुआ कि केंद्र की सत्ता में काबिज पार्टी यहां पर चुनाव जीत हासिल नहीं कर सकी। मालूम हो कि गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में चाइना गैर कानूनी ढंग से पाक की सहायता से आर्थिक गलियारे का निर्माण कर रहा है। चाइना 60 बिलियन अमेरिकी $US की सहायता से CPEC का निर्माण कर रहा है। हिंदुस्तान ने इस परियोजना पर असहमति जताई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टेंशन में चीन, अमेरिका ने दिया एक और झटका। ताइवान को $28 करोड़ रुपए के हथियार बेचेगा US। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक और झटका दिया है। राष्ट्रपति चुनाव हार चुके ट्रंप लगातार चीन को टेंशन दे रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने ताइवान को हथियारों की एक नई बिक्री की मंजूरी दे दी है। इसमें लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कार्गो प्लेन्स भी शामिल हैं। चीन का कहना है कि ताइवान एक स्वायत्त शासित देश है और इस पर पूरा अधिकार चीन का है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन जल्द से जल्द इस डील को खत्म करे। अगर डील खत्म नहीं हुआ तो द्विपक्षीय संबंध पर असर पड़ेगा। उन्नत सैन्य संचार उपकरणों की बिक्री की मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने प्राप्तकर्ता ताइवान की सुरक्षा को बेहतर बनाने और क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, सैन्य संतुलन, अर्थव्यवस्था और प्रगति को बनाए रखने में मदद करने और ताइवान के मिशनों तथा परिचालन जरूरतों के लिहाज से उसकी सैन्य संचार क्षमता को आधुनिक बनाने के लिए संचार उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी ताइवान के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए ट्रंप प्रशासन द्वारा हाल ही में उठाए गए कई कदमों में से एक है। उसका यह कदम चीन के लिए एक और झटका है। हांगकांग की स्वायत्तता को कमजोर करने से संबंधित मामले में अमेरिका ने सोमवार को चीन के 14 वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया, जिनमें एक तिब्बती भी शामिल हैं। प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा हांगकांग के लोगों के अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने की क्षमता को प्रभावित किया गया। प्रतिबंधों में वीजा पर रोक भी शामिल है। उन्होंने कहा
कि एनपीसीएससी के 14 उपाध्यक्षों को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सेवानिवृत्त सैन्य जनरल लॉर्ड ऑस्टिन को रक्षा मंत्री के तौर पर चुना है। मीडिया में आई खबरों में इस बारे में दावा किया गया है कि सीनेट की मंजूरी मिल जाने पर ऑस्टिन रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले अफ्रीकी मूल के पहले अमेरिकी होंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के कार्यालय ने ऑस्टिन को रक्षा मंत्री के तौर पर चुने जाने संबंधी खबरों की पुष्टि नहीं की, लेकिन कहा कि बाइडेन क्रिसमस के पहले रक्षा मंत्री समेत अपनी कैबिनेट के कुछ और सदस्यों के नामों की घोषणा करेंगे। न्यूज वेबसाइट पॉलिटिको ने सोमवार को बताया सेवानिवृत्त जनरल लॉर्ड ऑस्टिन को पेंटागन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। हालांकि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के रक्षा मंत्री पद के लिए उनके चुने जाने की उम्मीद कम ही थी। CNN ने भी सूत्रों के हवाले से बताया कि बाइडेन ने अमेरिका की सेंट्रल कमांड के पूर्व कमांडर ऑस्टिन को रक्षा मंत्री के तौर पर चुना है। ऑस्टिन 2013 से 2016 के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर थे। ऑस्टिन 2016 में सेना से सेवानिवृत्त हो गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख में तनाव, चीन ने गुजरात सीमा पर पाकिस्तान में भेजे फाइटर जेट और सैनिक। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच चीन ने गुजरात सीमा से सटे पाकिस्तानी एयरबेस पर बड़ी तादाद में सैनिक और फाइटर जेट तैनात किए हैं। ये चीनी सैनिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। चीनी सेना ने सोमवार को ऐलान किया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का मकसद दोनों ही सेनाओं के वास्तविक लड़ाकू प्रशिक्षण को बेहतर बनाना है। चीन की सेना PLA ने एक बयान जारी करके कहा कि चीन की वायुसेना ने 7 दिसंबर को पाकिस्तानी वायुसेना के साथ मिलकर सिंध प्रांत के थाटा जिले में स्थित भोलारी हवाई ठिकाने पर युद्ध अभ्यास करने के लिए पहुंचे हैं। ये सैनिक चीन और पाकिस्तान की सेना के संयुक्त अभ्यास शाहीन 9 में हिस्सा लेंगे। चीन और पाकिस्तान के बीच यह युद्ध अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर है। चीन ने अपने बयान में यह नहीं बताया है कि कितने सैनिक तैनात किए गए हैं, लेकिन उसने कहा कि यह दिसंबर के आखिर तक चलेगा। उसने कहा कि यह युद्ध अभ्यास चीन पाकिस्तान के बीच में सैन्य संबंधों को बढ़ावा देगा, दोनों सेनाओं के बीच व्यवहारिक सहयोग को मजबूत करेगा और दोनों ही सेनाओं के बीच वास्तविक युद्धक प्रशिक्षण के स्तर को बेहतर बनाएगा। शाहीन युद्धक प्रशिक्षण के पिछले युद्ध अभ्यास में सितंबर 2019 में 50 फाइटर जेट ने हिस्सा लिया था, जो सबसे ज्यादा है। इससे पहले चीन की वायुसेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट Y-20 पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस के पास देखा गया था। इसके साथ चीन की वायुसेना का एक और फाइटर जेट मौजूद था। चीनी सेना ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक LAC के पास अपने फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं। इससे पहले चीन की सेना और वायुसेना ने भारत से लगती सीमा के पास अपने देश में कई अभ्यास किए थे। चीनी मीडिया का दावा है कि इस अभ्यास का मकसद पश्चिमी इलाके में अपनी सीमाओं सुरक्षा करने की क्षमता का प्रदर्शन करना था। पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस की स्थापना वर्ष 2017 में हुई थी। पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख ने भोलारी प्रोजेक्ट को रणनीतिक रूप से बेहद अहम परियोजनाओं में शामिल किया है। उन्होंने कहा, वास्तव में पाकिस्तानी वायुसेना के लिए भोलारी एयरबेस जमीन और समुद्र में कार्रवाई के लिए क्षमता बढ़ाने को बेहद अहम है। इससे पहले अंतिम शाहीन युद्ध अभ्यास भी भारत से लगे शिनजियांग प्रांत में हुआ था। इसमें दोनों देशों ने युद्ध अभ्यास किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया के खिलाफ चीनी आक्रमण को झटका, अमेरिका में NDA को पारित करने की तैयारी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस इस सप्ताह 731.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा प्राधिकरण सम्मेलन की रिपोर्ट पारित करने की तैयारी में है, जिसमें अन्य बातों के अलावा भारत के खिलाफ चीनी आक्रामकता को भी बताया गया है। राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम 2021 को इस सप्ताह दोनों सदनों से पास किया जाएगा। इसके बाद इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए व्हाइट हाउस भेजा जाएगा। ट्रंप ने वीटो के इस्तेमाल की दी है धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेट कंपनियों को संरक्षण देने वाले कानून के खिलाफ वीटो के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप ने धारा 230 को राष्ट्रीय सुरक्षा एवं चुनाव की अखंडता के लिए गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने कहा था कि यदि बहुत खतरनाक एवं अनुचित धारा 230 को राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम के हिस्से के तौर पर पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाता है, तो मुझे इस कानून के खिलाफ स्पष्ट रूप से वीटो का मजबूरन इस्तेमाल करना होगा। हालांकि 1961 से हर साल बिल का एक संस्करण पारित किया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा रणनीति पर ध्यान केंद्रित इस साल NDAA सम्मेलन समझौते में वर्तमान टकराव के लिए राष्ट्रीय रक्षा रणनीति को लागू करने जैसी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके साथ ही इसमें भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों में चीन, रूस, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और सैन्य श्रेष्ठता का एक व्यापक मार्जिन हासिल करना शामिल है। सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार शक्तिशाली NDAA का कहना है कि यह भारत के साथ सीमा पर चीन की आक्रामकता और उसके बढ़ते क्षेत्रीय दबावों पर कांग्रेस की भावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा पर 6-7 जगहों को चिन्हित व कब्जा करने की सरकार से मिल गई थी हरी झंडी। चीनी सैनिकों को खदेड़ने का यह था सेना का पूरा प्लान। जी हां दोस्तों,
सीमा विवाद को लेकर भारत के कड़े रुख के बाद चीन भी झुकने को मजबूर हो गया और अपने सैनिकों को पीछे हटाना पड़ा। चीनी सैनिकों को खदेड़ने के पीछे बड़ी वजह सरकार की तरफ से हरी झंडी थी। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सरकार की तरफ से आर्मी को चुशुल सब सेक्टर और पूर्वी लद्दाख में 6 से 7 जगहों पर कब्जा करने और स्थिति को मजबूत करने की छूट दे दी थी। राजनीतिक निर्देश के बाद आर्मी ने चीन की सेना को खदेड़ने का पूरा प्लान बनाया। अगस्त के आखिरी में सेना ने मुकपरी, रेजांगला और गुरुंग की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया और पैंगोंग लेक के दक्षिणी में भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली। अधिकारी ने कहा, मई में ही सरकार ने आर्मी को निर्देश दिया था कि 6-7 जगहों पर आगे बढ़ा जाए। अधिकारी ने कहा कि इनमें से कई जगह एलएसी के उस पार थी। इसी वजह से भारत ने चीन को शर्तों को मानने पर मजबूर कर दिया। अधिकारी ने कहा कि 9वें चरण की बातचीत के लिए दिए गए मेमो पर चीन की सहमति का भारत इंतजार कर रहा है। 6 नवंबर को 8वें राउंड की वार्ता हुई थी। अधिकारी के मुताबिक चीन फिंगर 4 एरिया से अपने सैनिकों को पीछे हटाने को तैयार हो गया था। उन्होंने कहा कि लगता है कि चीन अपनी ही बात से मुकर जाएगा क्योंकि उसका शीर्ष नेतृत्व अड़ियल रुख अपना रहा है। वहीं अधिकारी ने कहा कि चीन ने भारत से कहा था कि सेना को चुशुल सब सेक्टर और पैंगोंग साउथ से हटा लिया जाए। जानकारी के मुताबिक चीन चाहता है कि भारत पैंगोंग साउथ से हट जाए। भारत की तरफ से साफ कह दिया गया है कि यहाँ से हटने का कोई सवाल ही नहीं है। इस बातचीत में समय लग सकता है कि भारत इंतजार करने को भी तैयार है। बता दें कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भारत का खूनी संघर्ष हो गया था। इसमें चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।